हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आजकल हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होती है। यानी अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रदर्शित हो, एग्जाम में ये पूछा जाता है स्पेशली कि आप बताइए अगर कोई आवेश, कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो है आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं। जैसा कि आपको एक तरीका तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये जो हमने क्रॉस आपको दिखाया है ये है चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस व्हाइट बोर्ड यानी जो आपका ये तल है, इस तल के अंदर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है प्रदर्शित है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम मान लें कि कोई एक तीर है और जनरली हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये मान लीजिए कोई एक तीर है, अगर तीर क्या है ऐसे सामने की तरफ आपकी तरफ ऐसे आ रही हो, जैसे कि आप देखिए मान लीजिए ये मार्कर क्या है, एक तीर है और इसके द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, तो अगर ये तीर आपकी तरफ आएगी तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो सामने से इसको देखने पर आपको पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र, ये जो सामने का तीर का नोक है ये कैसा है, बिंदु के आकार का है। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सामने की तरफ है यानी तल से लंबवत बाहर की ओर है, तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र तल से लंबवत बाहर की तरफ है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर यही तीर पीछे की तरफ ऐसे इस प्रकार से, तो पीछे से देखने पर आप देखेंगे तो ये जो है ये ऐसे आपके दो डंडे दिख रहे हैं और इसको देखने से ऐसे पीछे से लगता है कि ये क्या है, क्रॉस बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को अगर वो तल के लंबवत अंदर की ओर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इस तल के अंदर की लंबवत अंदर की ओर है, तो उसको हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो ये क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो तल के लंबवत है और अंदर की तरफ है, इस प्रकार से है, ऐसे इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रदर्शित है। अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें कोई एक आवेश है जो इसमें प्रवेश करता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ चीजें कि माना, नोट आप बनाते चलेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है। दिष्ट का मतलब अंदर की ओर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर है, तथा इस चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल m द्रव्यमान का एक आवेश स्मॉल q स्मॉल v वेग से प्रवेश करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल F इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि अगर कोई आवेश एक समान कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में जो चुंबकीय बल होता है वो होता है Q इंटू V इंटू B और इंटू साइन थीटा, ये होता है। यहाँ पर देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, अब इसको समझिए, यहाँ पर बल की दिशा का ज्ञान होना आपको परम आवश्यक, क्योंकि यहाँ पर बल की दिशा के द्वारा ही हम, अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर आपको दिशा मालूम है कि बल किस दिशा में लग रहा है तो आप आसानी से इस टॉपिक को अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेश है जो कि स्मॉल q आवेश है और ये स्मॉल v वेग से इस दिशा में
चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यही है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, यानी ये स्मॉल v जो है ये चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की तरफ है और ये जो आवेश है ये उसके लंबवत यानी इस प्रकार से गति कर रहा है। इसको अगर हम समझें तो मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है इसको मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम क्या करते हैं इसे अंदर की तरफ करते हैं और इसको मान लीजिए आवेश, ये जो है इस दिशा में ऐसे जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस प्रकार से ये क्या करता है उसमें प्रवेश करता है। यानी आप इसको देखिए एंगल यहाँ पे, तो ये एंगल जो होगा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, लंबवत है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और आवेश इस प्रकार है। तो यहाँ पर इस पर जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो किस दिशा में लगेगा, इसके लिए हमने पढ़ा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। इसको समझते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आप क्या करेंगे, दाएं हाथ को अपने सामने करेंगे और दाएं हाथ की अंगुलियों को, ये जो आपकी सारी अंगुलियां हैं इसको उस दिशा में करेंगे जिस दिशा में आवेश जो है गति करता है। यानी आवेश की गति की दिशा अगर आप देखिए इधर है तो आप अंगुलियों को उस तरफ करिए। उसके बाद आप इन अंगुलियों को ऐसे मोड़िए और इस अंगुली को हम उसी तरफ मोड़ते हैं जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र चूंकि अंदर की तरफ है, आवेश उसके लंबवत इस प्रकार प्रवेश करता है, तो आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार जो ये अंगूठा होता है ये चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। यानी जो आपका ये आवेश है, आवेश के वेग की दिशा इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, तो ये अंगूठा क्या होगा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल होगा इस आवेश पर वो होगा सिंपली आपका अंदर की ओर, इस प्रकार से क्या होगा, इस पर जो लगने वाला बल होगा वो अंदर की ओर। जैसे आप देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम इसमें अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अंगुलियां हैं, इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो अंगूठा क्या ऊपर है, तो चुंबकीय बल क्या होगा ऊपर की तरफ लगेगा। अगर यही आवेश कुछ समय बाद मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर इसके वेग की दिशा इस प्रकार है, यानी आवेश जो है ऊपर की तरफ गति कर रहा है। अब इस पर बल किस दिशा में लगेगा, तो इसको समझने के लिए जो वेग है उसकी तरफ आप क्या करिए, अंगुलियों को करिए। तो वेग की दिशा आपकी ऊपर है तो हमने अंगुलियों को क्या किया, ऊपर की तरफ किया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आप क्या करेंगे, अंगुलियों को मोड़ेंगे, यानी इसकी तरफ अंगुलियों को ऐसे मोड़िए। तो जो अंगूठा होगा चुंबकीय बल की दिशा को, अंगूठा क्या है इधर है, तो यानी चुंबकीय बल क्या होगा इस तरफ लगेगा। वेग ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है, तो अंगूठा क्या करता है बल की दिशा को, यानी बल जो होगा फिर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ यानी इधर की तरफ बल जो होगा इस पर कार्य करेगा। तो यहां पर बल ऊपर की तरफ, यहां पर बल अंदर की तरफ। मान लीजिए किसी क्षण ये आवेश यहां पर पहुंच गया, यहां पर बल की दिशा मतलब वेग की दिशा इस तरफ है। अब वेग इस तरफ है तो आप फिर से क्या करेंगे, अपनी अंगुलियों को इस तरफ करेंगे। अब अंगुलियों को इस तरफ करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या है अंदर की तरफ, हमेशा आपको ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो अंगुलियों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अंगूठा क्या है नीचे की तरफ है, तो बल जो होगा इस पर चुंबकीय बल वो क्या होगा एकदम से नीचे की तरफ कार्य करेगा। ये चुंबकीय बल की एक विशेषता होती है कि चुंबकीय बल जो होता है वो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके हमेशा लंबवत ही कार्य करता है। यानी यहाँ पर भी बल जो होगा वो अंदर की तरफ कार्य करेगा। और अगर यही आवेश यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर इसके वेग की दिशा मान लीजिए इस तरफ है, तो यहाँ पर अगर वेग की दिशा इस तरफ है तो आप क्या करेंगे, अपनी अंगुलियों को नीचे की तरफ करेंगे। और अब यहां पर देखेंगे तो ये जो है वेग की दिशा क्या है अंदर की तरफ है, तो इसको क्या करेंगे, अंगुलियों को नीचे की तरफ करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इसको आप क्या करेंगे अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो इस प्रकार इसको आप मोड़िए तो अंगूठा जो है वो क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी अंगूठा देखेंगे तो क्या है उस तरफ है, तो इस पर भी बल क्या होगा इस दिशा में कार्य करेगा। यानी कुल मिलाकर देखें एक आप निष्कर्ष निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, उस पर जो बल होता है वो हमेशा एक निश्चित केंद्र की तरफ ही कार्य करता है और इस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। यानी यहां पर देखिए तो ये आवेश मान लीजिए ऐसे ऐसे एक वृत्ताकार पथ पर ये ऐसे घूम रहा है, ये मान लीजिए एक गोला है। अब यहाँ पर आवेश था तो ये जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र उस पर तुरंत क्या करेगा, केंद्र की तरफ एक बल लगाता है और उस बल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। और ये चुंबकीय बल है क्या, तो ये चुंबकीय बल है वास्तव में अभिकेंद्र बल। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अभिकेंद्र बल होता है कि जब कोई यम द्रव्यमान का कोई वस्तु अगर किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल
उस वस्तु पर तब तक लगता रहता है जब तक कि वो वस्तु क्या होता है, वृत्तीय गति करती रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, एक अभिकेंद्र बल जो है वो अंदर की तरफ लगता है। और ये अभिकेंद्र बल आता कहाँ से, तो ये अभिकेंद्र बल आपका ये है, यहाँ से बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होता है वो आपका क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और मैंने आपको बताया है कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो वास्तव में कोई बल नहीं होता है, ये क्या होता है, अलग अलग बल स्रोत से प्राप्त होता है। आप क्लास 11th में इसको पढ़ चुके होंगे। जैसे कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या होती है, एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही होती है। तो उस स्थिति में पृथ्वी के कारण, सूर्य के कारण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण पृथ्वी उसी के चारों तरफ क्या होती है, चक्कर लगाती रहती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर कोई आवेश प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल होता है वो उसको क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ प्रदान करता है, और उसी वृत्त के चारों तरफ क्या होता है, वो आवेश आपका गति करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा का मान हमें पहले से मालूम है कि वेग की दिशा इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो थीटा तो 90 डिग्री है। तो यहाँ से बल निकालेंगे तो यहाँ से लिख देंगे F बराबर हो जाएगा Q इंटू वी और साइन 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी। तो ये हो जाएगा आपका बल, और इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। और ये जो बल है ये हमें मिलता कहाँ से, तो ये बल प्राप्त कहाँ से होगा, ये बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आवेश एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, इसलिए आवेश पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल बल ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के। तो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल बराबर लिखेंगे चुंबकीय बल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है। तो अगर हम अभिकेंद्र बल के सूत्र की बात करें तो अभिकेंद्र बल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, होता है mv² बटे स्मॉल r। यहाँ पर जैसे कि हमने माना कि स्मॉल m जो है, ये जो m है ये क्या है, इस आवेश का द्रव्यमान है, v जो है उसकी स्पीड वेग है, और r जो है ये आपकी वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। तो ये इस पर क्या हो रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इस पर अभिकेंद्र बल लगेगा, और ये हो जाएगा mv² बटे r बराबर आपको मिलेगा चुंबकीय बल का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया है, ये होगा QVB। यहाँ से देखिए तो एक बी से एक बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा r का गुणा ऊपर चला, ये गुणा होगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू वी इंटू स्मॉल r, और बटे स्मॉल m क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेग। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है तो उसका वेग कितना होता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं QVR बटे स्मॉल m। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग ज्ञात करते हैं कि अगर आपको दिया गया हो परिक्रमण काल, आप बताइए कि कोई आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, अब वो कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, इसका मान अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। इस सूत्र के द्वारा अगर हम बात करें तो इस सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कण का वेग, कि कितने वेग से वो घूम रहा है। तो अगला जो है वो है कण का परिक्रमण काल। ये सारे सूत्र एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो कण का अगर हम परिक्रमण काल ज्ञात करें, परिक्रमण काल जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है, जैसे ये आवेश इसके चारों तरफ घूम रहा है तो ये आवेश यहां से एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेगा उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त काल। यानी आवर्त काल बराबर होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो आपने पढ़ा है समय बराबर होता है, अगर हम बात करें तो समय बराबर आपने पढ़ा होगा कि दूरी बटा
चाल। और दूरी कितनी है, मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर है, अब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम रहा है, अब ये घूम रहा है तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, और वृत्ताकार पथ पर यानी वृत्तीय पथ वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, तो कुल जो दूरी होगी वो क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। यानी यहाँ से आप आवर्तकाल का मान अगर निकालें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2πr, 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है क्योंकि आवेश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता, बटे चाल। चाल हमने यहाँ पे पहले ही नोट किया है कि स्मॉल v वेग से घूम रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल v। v का मान हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया, v का मान आप क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 2 बनाइए और समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, तो t बराबर हो जाएगा 2πr बटे स्मॉल v के स्थान पे ये पूरा मान रख दीजिए, तो q इंटू v इंटू स्मॉल r बटे स्मॉल m, ये m जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 2πr इंटू स्मॉल m अपान q अपान v अपान स्मॉल r, r से r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका t इक्वल टू 2πm बटे q b, तो ये होगा आपका आवर्तकाल का सूत्र। यानी एक पूरा चक्कर लगाने में अगर समय की बात की जाए तो 2πm अपान QB, इस सूत्र के द्वारा आप आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है आवृत्ति बताइए कि ये जो चक्कर लगा रहा है पूरा, तो इसकी आवृत्ति कितनी है। अब आपने पढ़ा होगा कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्त काल, यह सूत्र आपने पढ़ा होगा कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। अब 1 बटे आवृत्ति को पहले आप समझ लीजिए कि आवृत्ति होती क्या है। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। और आवृत्ति जो होती है वो होती कि एक सेकंड में एकांक सेकंड में ये आवेश कितना चक्कर लगा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति। आवर्तकाल होता है कि एक चक्कर लगाने में पूरा लगा समय, उसको आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति की बात करें तो एक सेकंड में या एकांक सेकंड में, एकांक समय में कोई जो आवेश है वो वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगा रहे हैं, चक्करों की संख्या जो होती है वो आपकी होती है आवृत्ति। तो यहां से अगर हम आवर्तकाल का मान निकाले तो यहां पे हमने ज्ञात किया, तो इसको लिख सकते हैं आवृत्ति को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यह बराबर हो जाएगा 1 अपान कैपिटल टी, और यहां से मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ बराबर 1 अपान टी की जगह पे ये पूरा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π स्मॉल एम बटे क्यूबी। क्यूबी को ऊपर ले जाइए तो स्मॉल एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यूबी बटे 2πm। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो पूछा जाता है वो होता है कोणीय आवृत्ति। ये तो सिंपली आवृत्ति था। इसके बाद आता है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय आवृत्ति का जो सूत्र होता है ये होता है 2π बटे कैपिटल टी। क्या होता है 2π बटे कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, आवर्तकाल। यानी कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है 2π बटे कैपिटल टी। इसको समझ लेते हैं कि ये 2π का क्या मतलब है। कोणीय आवृत्ति, जैसे ये आवेश यहाँ से ये पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक आया तो ये पूरा क्या होता है, जितना कोण घूमता है, जैसे एक आवेश यहाँ से चलना शुरू किया और ये घूम करके फिर से वहीं पर आया तो ये पूरा एक कोण घूमा है यहाँ से यहाँ तक। और इसी कोण जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन, तो ये कोणीय विस्थापन जो है कितना है 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 2π, क्योंकि पाई का मान होता है 180। तो 2π यानी 2 गुणे 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से कोणीय आवृत्ति यानी कोणीय विस्थापन बटे आवर्तकाल क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होती है। तो यहां से अगर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π और बटे आवर्तकाल का मान हम यहां से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2πm बटे क्यूबी। 2π से 2π कैंसिल, ऊपर चला जाएगा आपका क्यूबी। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्यूबी बटे स्मॉल एम। और ये होता है सूत्र कोणीय आवृत्ति का। यानी अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी कोणीय आवृत्ति का सूत्र होगा क्यूबी बटे स्मॉल एम, जहां पर क्यू क्या है आवेश का परिमाण है, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र, एम जो है उसका द्रव्यमान है। और ये सारे सूत्र जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।